तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर है देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। सभी खबरें चुनी हुई और सिलेक्टेड है, आपके काम की है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जल्दी छोटा से दिल से वीडियो पे एक लाइक कर दे। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का दावा, वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम नतीजों से पहले चोरी की साजिश। अखिलेश यादव ने कहा, अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताइए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, दो गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? वहीं आपको बताएंगे, भारत से आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को 27 मार्च से उड़ान की सरकार ने मंजूरी दे दी। डीजीसीए ने कहा, दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन दोबारा पूरी तरह बहाल करने का फैसला किया गया है। वहीं आपको बताएंगे, डॉलर के मुकाबले रुपए के 80-82 तक गिरने की आशंका। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत काफी ज्यादा गिरी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए ने अपना निम्नतम स्तर बनाया, जो कि 77 रुपए 11 पैसे था। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि रुपया 80 के स्तर को तोड़कर नीचे जा सकता है। जानिए ऐसा हुआ तो क्या होगा। वहीं आपको बताएंगे, बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। आरबीआई ने लॉन्च की जबरदस्त सर्विस। जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं, वे यूपीआई 123 पे नाम से शुरू की गई सेवा के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और ये सेवा साधारण फोन पर काम करेगी। वहीं आपको बताएंगे, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 13 दिन पूरे होने को है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि इस युद्ध की वजह से रूस ने अपने उतने हथियार गंवा दिए हैं जितने वो 30 सालों में भी नहीं गंवाता। दावा तो ये भी है कि रूस के अब तक 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरों की हेडलाइंस। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो पर बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। इसी बीच बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम नतीजों से पहले चोरी की साजिश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है। जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बनारस में ईवीएम साथ लाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ी क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स से अभी इलेक्शन की फोर्स भी नहीं गई यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे सुरक्षा? क्या वजह है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के ईवीएम जा रहे थे? अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम बिना प्रत्याशी को जानकारी दिए मूव नहीं कर सकते। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले उसी दिन से घबरा गए जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत से आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को 27 मार्च से उड़ान की सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने देश से आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को 27 मार्च से उड़ान की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन विदेशी उड़ानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 23 मार्च 2020 को सभी शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के परिचालन को निलंबित किया गया था। इसको लेकर 19 मार्च 2020 को सर्कुलर जारी किया गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2022 को ताज़ा सर्कुलर के तहत भारत से आने जाने वाली व्यावसायिक यात्री सेवाओं को अग्रिम आदेश तक निलंबित रखा गया था। डीजीसीए ने कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन दोबारा पूरी तरह बहाल करने का फैसला किया गया है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। डॉलर के मुकाबले रुपए के 80-82 तक गिरने की आशंका। जानिए ऐसा हुआ तो क्या होगा। जी हां दोस्तों, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में काफी इजाफा हुआ। इसका उल्टा कहे तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत काफी ज्यादा गिरी है। हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपए ने अपना निम्नतम स्तर बनाया, जो कि 77 रुपए 11 पैसे था। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि रुपया 80 के स्तर को तोड़कर नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं कि रुपया और गिरेगा तो क्या होगा इसका असर। तो दोस्तों आपको बता दें कि रुपए की कमजोरी का सीधा मतलब महंगाई से है। इसका असर देश में आयात होने वाले सामानों पर पड़ेगा और कंप्यूटर, इंपोर्टेड मोबाइल और सोना महंगा होगा। रुपया और गिरेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा आरबीआई ब्याज की दरों में इजाफा कर सकता है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। अब बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। आरबीआई ने लॉन्च की जबरदस्त सर्विस। जी हां दोस्तों,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपयोगकर्ता सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं, वे यूपीआई 123 पे नाम से शुरू की गई सेवा के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और ये सेवा साधारण फोन पर काम करेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि अब तक यूपीआई की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध है, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अब तक यूपीआई लेन देन 76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 41 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि वे दिन दूर नहीं जब कुल लेन देन का आंकड़ा 100 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 13 दिन में रूस ने उतने हथियार गंवा दिए जितने 30 साल में भी नहीं गंवाए, जेलेंस्की का दावा। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 13 दिन पूरे हो गए। स्थिति अभी भी जमीन पर नहीं सुधरी और तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब उनकी तरफ से एक और दावा किया गया है जो रूसी सैनिकों के मनोबल को तोड़ सकता है। जेलेंस्की का कहना है कि इस युद्ध की वजह से रूस ने अपने उतने हथियार गंवा दिए जितने शायद वो अपने 30 सालों में भी नहीं गंवा पाता। उनकी माने तो इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को ही उठाना पड़ा है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस युद्ध में अभी तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे तमाम दावों को रूस से लगातार खारिज किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के पास इस्तीफे के लिए 24 घंटे, अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष हमलावर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्तीफा देने और नेशनल असेंबली भंग करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों में बताया गया है कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर होने के लिए रहने को भी कहा है। द न्यूज इंटरनेशनल की खबरों के अनुसार लाला मूसा में अवामी मोर्चा में लोगों को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार को सभी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से भगाएंगे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी एग्जिट पोल 2022 में एक और सर्वे बनवा रहा सपा की सरकार। जानेंगे भाजपा के लिए क्या है अनुमान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद जहां एग्जिट पोल में सभी चैनलों ने यूपी में योगी सरकार का फिर से आने का दावा किया है, तो 2 सर्वे इस बार यूपी की सत्ता में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देशबंधु के अलावा एक और सर्वे जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बार समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है, जबकि भाजपा को काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सभी राजनीतिक दलों और दिग्गज राजनेताओं को 10 मार्च का इंतजार है। इस तारीख को मतगणना होगी और सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सरकार बना रहा है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध का करेंगे ऐलान। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने रुख को लगातार सख्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध का ऐलान करेंगे। अमेरिकी मीडिया के अनुसार यूक्रेन पर रूसी हमले के जवाब में बाइडेन इस प्रतिबंध की घोषणा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण और अनुचित युद्ध के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई की घोषणा करने के लिए बाइडेन तैयार है। बाइडेन प्रशासन पर रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी सांसदों की ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा जहां हार रही बीजेपी वहां डीएम को काउंटिंग स्लो करने के दिए गए निर्देश। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और वोट बचाने के लिए निगरानी करने की अपील की है। उन्होंने यूपी चुनाव को लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बताते हुए कहा कि यह सरकार अब वोट की चोरी पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही है वहां काउंटिंग स्लो करे और रात तक लेकर जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि 47 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाई जा रही है। वाराणसी में 3 ट्रक ईवीएम ले जा रहे थे, 1 ट्रक पकड़ा गया और 2 भाग गए। डीएम कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। क्या मैं नहीं जानता कि डीएम कौन है? मुजफ्फरनगर में पहली पोस्टिंग मैंने ही दी थी।
इसी बीच बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी खबर की तरफ। अमेरिका ब्रिटेन पर बरसे ज़ेलेंस्की, बोले 13 दिन से हम सुन रहे पश्चिम के झूठे वादे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में एक तरफ पुतिन है जो पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है जो उल्टा पुतिन को ही चैलेंज कर रहे हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि मैं कीव में हूँ और किसी से नहीं डरता। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को पश्चिम देशों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने रूसी हमलों से यूक्रेन को बचाने के पश्चिम के झूठे वादों की निंदा की। ज़ेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि दुनिया ने हमें इस युद्ध में लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया है। अपने टेलीग्राम वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा कि 13 दिनों से हम वादे सुन रहे हैं, 13 दिनों से हम सुन रहे हैं कि हमें हवाई सहायता मुहैया कराई जाएगी, विमान दिए जाएंगे, उन्हें हम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो 13 दिनों तक पश्चिम में फैसला लेने में सक्षम नहीं थे। उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने रूसी हथियारों से यूक्रेनी आसमान तक को सुरक्षित नहीं किया। तो दोस्तों, जैसे कि 13 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और दुनिया भर के देशों से लगातार कोशिशें हो रही है बातचीत के जरिए, लेकिन किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा जा सका। इसी के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो दिल से एक छोटा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दे। आपकी कोई राय सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते जल्दी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।